Hello students, welcome to the part 2 video. Let us solve the quick revision. Dash is the most popular form of government in the world. Democracy. Social democracy means the right to equal opportunities and respect. The Constitution also forbids untouchability and its practice in any form. No judgment can be passed against the fundamental rights to equality. I hope you have cross checked the answer. Now let us continue with the lesson. The next topic we are coming across is right to vote. According to the Indian Constitution, which provides for democratic governance, any Indian citizen of 18 years of age and above has the fundamental right to cast his vote and choose a government of his choice. This is known as universal adult franchise and it is very essential for डेमोक्रेसी. सो व्हाट इट सेज इज़ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एवरी सिटीजन जो 18 ईयर्स ऑफ एज का है और अबव है उसे एक फंडामेंटल राइट दिया है, राइट टू वोट का, जिसके द्वारा वो अपने गवर्नमेंट को अपनी मर्ज़ी से चुन सकता है ऑफ हिज ओन चॉइस. तो ये जो प्रोसेस है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, जिसमें सिटीजन को राइट मिला है वोट करने का, अपने पसंदीदा गवर्नमेंट को चुनने का. और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो डेमोक्रेसी का इम्पॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है. द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्युलरिज्म एंड इक्वालिटी. द वर्ड सेक्युलर was not in the original text of the constitution. It was incorporated through a constitutional amendment. Secularism implies that the country has no official religion of its own. It states that all religions are equal before the law. The government does not interfere in religious matters and people are free to practice and spread their religion. So secularism, धर्म निरपेक्ष, इक्वालिटी समानता. तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल टेक्स्ट है जब वो बना था तब सेक्युलर वर्ड उसमें नहीं इंक्लूड था. बाद में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब चेंजेस, कई अमेंडमेंट्स किए गए. उनमें से एक अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था कि उन्होंने सेक्युलरिज्म वर्ड को उसमें इंक्लूड किया कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में. पहले नहीं था, बाद में अमेंडमेंट के थ्रू वर्ड को ऐड किया गया. अब सेक्युलरिज्म का मतलब होता क्या है? सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि कंट्री का कोई भी खुद का कोई रिलीजन नहीं होता है. सी, द कंट्री हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इट्स ओन. तो कंट्री का आप जैसे हम हमारे कंट्री में हैं, क्या हमारे कंट्री का कोई अलग रिलीजन है? इंडिया का कोई अलग रिलीजन है जो कंट्री कहती है हमें फॉलो करने के लिए? नहीं. तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है दैट द कंट्री हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इट्स ओन एंड जो भी स्टेट्स है दैट ये रिलीजन्स फॉलो करते हैं, जो भी पीपल रिलीजन्स फॉलो करते हैं वो सब रिलीजन्स कानून की नज़रों में क्या है? इक्वल है. तो सेक्युलरिज्म क्या कहता है कि सभी रिलीजन्स इक्वल है. हमारे कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्सन के धार्मिक जो भी मैटर होते हैं, रिलीजियस मैटर, उसमें इंटरफेयर नहीं करता है. हम सब कोई भी रिलीजन ले सकते हैं, अपना सकते हैं और उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने रिलीजन के महानता को स्प्रेड कर सकते हैं. तो ये हमें सेक्युलरिज्म बताता है कि कैसे इक्वालिटी को स्थापित की जाए, क्योंकि इनकी नज़रों में, कानून की नज़रों में सभी रिलीजन्स को इक्वल स्टेटस दिया गया है. नाउ यू सी हाउ all the religious symbols are given in this pic and all religions are equal before the law. Now the next topic comes is directive principles and equality. In India, citizens are expected to perform certain duties laid down by the Constitution. The government is also expected to meet certain ideals and follow certain directions. These principles are laid down in the form of directive principles of state policy. तो क्या बताया गया कि इंडिया जो है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन की गई है. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 11 ड्यूटीज़ मेंशन की गई है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे एक्सपेक्ट करता है, हमारी कंट्री हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम इन ड्यूटीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म करें. ओके
जैसे हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज़ है, उसी प्रकार से गवर्नमेंट से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कि वो अपने गोल्स, अपने आदर्श जो भी है उनको अटेन करना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। और वो रूल्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। यानी ऐसे नीति निर्देशक तत्व जिसे गाइडलाइंस के रूप में यूज़ करना होता है किसी भी स्टेट को या गवर्नमेंट को, कि वो उसे देखकर पॉलिसीज़ बनाए। ओके, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट के लिए बने गए हैं, जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट को कहते हैं कि ये रूल्स आपके लिए बने गए हैं और इनको फॉलो करते हुए आप अपने स्टेट में, अपने कंट्री में गवर्न कीजिए। These principles contain idealistic aims and aspirations that act like guidelines and goals for the policy makers at both the center and the state level. These principles aim to make India a welfare state where every citizen has equal opportunity and there is equal distribution of wealth. तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो भी गवर्नमेंट के कुछ एम्स और एस्पिरेशंस, कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है, कुछ गोल्स होती है, वो गवर्नमेंट अचीव करती है, तो वो इन नीति निर्देशक को ध्यान में रखते हुए ये गाइडलाइंस का काम करती है, उनको मार्गदर्शन दिखाती है कि कैसे पॉलिसी बनानी है। बोथ सेंटर और स्टेट के लिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कि उन्हें कैसे अपने स्टेट को गवर्न करना है, कैसे वेलफेयर स्टेट बनाना है जहाँ पर हर एक सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और हर एक सिटीजन के बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ रहे। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट हाउ टू मेक पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द state. Now coming to the next topic is reservation and equality. Reservation नाम आरक्षण आपने सुना ही होगा, है ना? And equality, how reservation and equality plays a role in democracy. To ensure equality, it becomes important to provide special opportunities to some people. The objective behind reservation is to provide opportunities for social, economic and political growth to the backward and deprived section of the society. तो यानी इक्वालिटी को इंश्योर करना, यानी हर एक जगह, हर एक फील्ड में, हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए किससे, ऐसे स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ कुछ लोगों के लिए जिन्हें डिप्राइव किया गया, डिप्राइव वंचित वर्ग है, कुछ ऐसे बैकवर्ड सोसाइटी में लोग हैं जिनको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है, उन्हें इन फील्ड में क्या करना है कि रिजर्वेशन दी गई है सरकार के द्वारा, जिसके थ्रू ये रिजर्वेशन जो है इनको हेल्पफुल रहेगी इनकी ग्रोथ के लिए। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ प्रायोरिटी टू द women, deprived and less privileged section of the society. Seats have been reserved for these sections of the society in the government offices. The scheduled caste, the scheduled tribes are given reservation in the parliament, state assemblies and various government jobs. The sole objective of this initiative is to ensure equality in public interest such that the benefits reach every section of the society. तो क्या बताया गया है कि इसमें मेन एम्फोसिस वुमेन्स को दी गई है, डिप्राइव्ड यानी वंचित वर्ग को दिया गया, और ऐसी प्रिविलेज सेक्शन यानी ऐसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनको सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाई है, तो उनके लिए ये रिजर्वेशन बनाया गया है। सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ये सीट रिजर्व्ड है और वही पीपल इन सीट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स में। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोगों को रिजर्वेशन दी गई है पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज़ में और वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स में, यानी ये जगह जो है उनके द्वारा ही फिल होगी, कोई अदर पर्सन इन जगहों को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव इस रिजर्वेशन को स्टार्ट करने का है इक्वालिटी, पब्लिक में इक्वालिटी लाना और साथ में सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। हम देखते हैं कि कुछ लोग, कुछ वर्ग के लोगों को ही हर सुविधा प्राप्त होती है, चाहे वो पैसे के दम पर उसे खरीदे या किसी और दम। तो जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो वंचित वर्ग है, जो लेस
लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका देना है, उनके सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है. A significant change can be observed in India's socio-economic and political conditions over the years. Participation of the deprived classes have increased over the years. A balanced society based on equality and justice is being obtained through democracy. तो conclusion क्या आता है इसका कि कुछ सालों में हमने क्या डिफरेंस देखा कि इंडिया जो है वो चेंजेस आ रहा है उसमें, उसके सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन में. क्यों? क्योंकि अब जो डिप्राइव्ड क्लासेस है, अब जो वंचित वर्ग के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, वो भी गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ बनी हैं उसमें उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है. इन लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है रिजर्वेशन के थ्रू. तो एक बैलेंस सोसाइटी बन रही है और वो सोसाइटी किसके ऊपर बेस्ड है? इक्वालिटी और जस्टिस. तो कमिंग इंडिया जो होगा वो इसी सोसाइटी पे बेस्ड होगा जहाँ पर सभी में समानता और न्याय सभी को मिले, और मेन गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इक्वालिटी और जस्टिस पर ही बेस्ड है. थैंक यू.